हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज फिजिक्स का क्लास करेंगे, यानी भौतिक विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस क्लास में करेंगे। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भौतिक विज्ञान का जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज का ये क्लास आपको कंप्लीट करना है बिना स्किप किए हुए। सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट आपको देखना है। तो साथियों, चलिए बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो साथियों देखिए, तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। जैसे कि देखते हो ना, मान लेते एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, एक बाल्टी रखी है और उस बाल्टी में एक लोहे का रड या लकड़ी का कोई भी एक डंडा जो है ऐसे डूबा हुआ है और बाल्टी में जो है पानी है, ठीक है। और जब उस बाल्टी में आप पानी, ये जो लकड़ी का छड़ है, लकड़ी का जो डंडा है या फिर लोहे का छड़ है, इसको जब आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है कि ये छड़ जो है टेढ़ा है, टेढ़ा प्रतीत होता है ना। ये सभी परिघटना साथियों अपवर्तन के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरावर्तित होता है वह कौन सा प्रकाश है? अपरावर्तित होता है यानी जो प्रकाश सबसे कम परिवर्तित होता है, ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बेगनी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगनी। और एक चीज अगर आपसे पूछे कि एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक परावर्तित होता है वह कौन सा रंग है या कौन से रंग का प्रकाश? तो याद रखिएगा लाल। लाल सबसे अधिक परावर्तित होता है और बेगनी सबसे कम परावर्तित होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बेगनी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, वस्तुओं का आवेशन ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यहां पर एक चीज याद रखना है, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों गोल्डस्टीन ने। देखिए, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। आप बोलोगे सर रदरफोर्ड ने, नहीं, देखिए रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था। ये जो प्रोटॉन कण है, तो इस कण का नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने ही रखा था। इसकी खोज मुख्य रूप से गोल्डस्टीन ने की थी, ये आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन की खोज की अगर बात करें तो देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, चैडविक याद रखिएगा। और यहां पर बचकर आ गया पॉजिट्रॉन। तो साथियों, ये पॉजिट्रॉन क्या है? तो देखिए, पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसमें नेगेटिव आवेश होता है, ऋण आवेशित कण है ये। लेकिन पॉजिट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकण है। इन दोनों में अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन इसमें ऋणावेशित कण होता है और पॉजिट्रॉन में धनावेशित कण होता है, याद रखिएगा। अच्छा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने, याद रखिएगा, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें, जैसे कि आपको यह पता चला कि पॉजिट्रॉन धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें नेगेटिव आवेश होता है। याद रखिएगा, प्रोटॉन ये भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव ही होता है, ये पॉजिटिव आवेश वाला कण होता है। और बाकी न्यूट्रॉन जो होता है ना, ये आवेशहीन होता है। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है साथियों, जिसको हम बोलते हैं उदासीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण कैसा होता है? तो देखिए, अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए। या जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि अतिचालक का लक्षण कैसा होता है तो उच्च पारगम्यता होता है, याद रखिएगा। शुष्क सेल ये किस प्रकार का सेल होता है? तो देखिए, शुष्क सेल किसको बोलते हैं? तो प्राइमरी सेल हम उसको बोलते हैं। शुष्क सेल का मतलब होता है, ये जो शुष्क सेल होता है ये प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। और ये शुष्क सेल हम किसको बोलते हैं? ड्राई बैटरी। जैसे कि देखिए, जो पेंसिल बैटरी होता है, जैसे कि घड़ी में जिस बैटरी का हम प्रयोग करते हैं
टॉर्च में जिस बैटरी का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको शुष्क बैटरी यानी सूखा सेल इसको हम बोलते हैं। और जैसे कि एक हो गया आपका इन्वर्टर का बैटरी, इन्वर्टर आप लोग जानते हैं सभी के पास होगा घर में, तो इन्वर्टर में जो बैटरी होता है ना तो वो होता है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, याद रखिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, याद रखिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है। तो देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, विद्युत को उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है, याद रखिएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर आप सभी साथियों को पता होगा, यू से संकेत करते हैं और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 92 होता है। आज का अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है। वह कौन सा डिवाइस है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा विद्युत मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि पंखा जो है साथियों ये क्या करता है, तो ये विद्युत से चलता है, लाइट विद्युत से चलता है और इससे हमें क्या मिलता है, हवा मिलता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है ये। और देखिए डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा ये दोनों चीजें। अगला क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है। तो एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त जो अर्धचालक चिप होती है वो साथियों सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहां पर समझ में आया कि नहीं। देखिए यहां क्वेश्चन में बोला है कि एसी को डीसी में कौन बदलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, तो एसी को डीसी में बदलता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं। तो देखिए स्थायी चुंबक जो होते हैं वो साथियों इस्पात का बनाया जाता है। और याद रखना नर्म लोहे का जो चुंबक बनता है वो अस्थाई होता है, अस्थाई चुंबक। यानी अस्थाई चुंबक जो होता है नर्म लोहे का बना होता है और जो स्थायी चुंबक होता है वो इस्पात का बना होता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ऑप्शन में आपको वेबर भी दिख रहा है, गॉस भी दिख रहा है। आप बोलोगे सर दोनों ही होता है, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल दोनों होता है, लेकिन कैसे दोनों होता है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक अगर पूछे ना तो एसआई मात्रक होता है वेबर, और चुंबकीय क्षेत्र का अगर आपसे सीजीएस इकाई पूछे ना, सीजीएस मात्रक अगर पूछे तो वो होता है गॉस, याद रखिएगा सभी साथी। और एक चीज याद रखना चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर या तो टेस्ला भी होता है, टेस्ला देखना, टेस्ला भी आप लोग पढ़े होंगे, टेस्ला भी होता है। और सीजीएस इकाई इसका गॉस होता है, जहां पर एक गॉस का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग दोनों याद रखिएगा, एसआई मात्रक आपका वेबर या टेस्ला और इसका सीजीएस इकाई होता है गॉस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह कौन सी ऊर्जा है। तो याद रखिए शुष्क सेल, मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी सेल, तो याद रखिए प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो, दोनों में जो ऊर्जा होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है। मान लेते हैं एक बिजली से यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला फैन है आपके पास, उस फैन की स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेगुलेटर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन है फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो साथियों देखिए फैराडे का नियम ये इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है। तो देखिएगा इनमें से कौन विद्युत अचुंबकीय है, तो ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा वो तत्व है जो कि चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। चलिए देखते हैं। कोबाल्ट तो लो पदार्थ है, क्रोमियम भी लो पदार्थ है, निकेल भी लो पदार्थ है। ये तीनों में
चुंबकीय गुण है, लेकिन तांबा जो होता है ये अचुंबकीय गुण वाला पदार्थ होता है। तो यहाँ कॉपर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कॉपर का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर होता है 29, क्योंकि कॉपर में 29 प्रोटॉन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर का जो बीच का कोण होता है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो देखिए इनमें से कौन सा एक तत्व है जो प्रकृति में अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वायुमंडल में पाया जाने वाला वह तत्व जो कि अनुचुंबकीय है तो ऑक्सीजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो देखिए भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था आइंस्टीन ने, याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। रडार का आविष्कारक कौन था? यानी रडार का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए रडार की सहायता से वायुयान की समय, चाल, गति, दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है और रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया कि साथियों पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकण होता है, अभी मैंने बताया था। और देखिए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन की खोज की थी और यहाँ पर न्यूटन, ये तो चलिए गति नियम से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडरसन, ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो देखिए चुंबकीय सुई जो होता है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो देखिए विद्युत मोटर जो होता है ये फैराडे के नियम यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अगर आपको विद्युत चुंबक बनाना हो तो उसके लिए लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो देखिए वह धातु जो कि अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, तो याद रखिएगा जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल यानी D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, कल ही मैंने बताया था इसका अनुभार जो होता है वो 20 होता है। और देखिए इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए करते हैं या किया जाता है? तो कुलिज नलिका का प्रयोग याद रखिएगा एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, एक्सरे को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा साथियों सिलिकॉन का। ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का। अच्छा सिलिकॉन क्या है? तो देखिए सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है साथियों, याद रखिएगा सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। त्वचा को तो पार कर सकता ही है, मांस को भी पार कर लेगा और लकड़ी को भी जो है ये पार कर लेगा, लेकिन अस्थि को जो है पार नहीं कर सकता है। इसीलिए जब हड्डी टूटती है ना हड्डी, तो डॉक्टर बोलता है एक्सरे करा के लाइए, क्योंकि भाई वो हड्डी को तो पार कर ही नहीं सकता है। जैसे ही एक्सरे कराया जाएगा आपके टूटे हुए हिस्से का, हाथ का या पैर का, तो जहां पर हड्डी होगी वहां पर ये एक्स किरण जो होता है एक्सरे वो पता लगा लेगा कि वो जो है टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है, क्योंकि वो हड्डी को पार ही नहीं कर सकता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा ग्राहम बेल को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? यानी टीवी का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो देखिए टीवी का आविष्कार किया था J.L. बेड ने, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक जो है वो न्यूटन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। एक जूल में कितने कैलोरी होती है? तो याद रखना एक जूल में 0.1
24 कैलोरी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, सोनार। सोनार जो है ना, इससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है ध्वनि तरंग का प्रयोग करके। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में परिवर्तित करता है? तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में कौन परिवर्तित करता है? तो याद रखिएगा सभी, अल्टरनेटर। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिएगा साइक्लोट्रॉन जो होता है ये परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा? मान लेते हैं एक जहाज है जो कि नदी में चल रहा है, और वो जहाज जब नदी से चलते हुए समुद्र में अचानक प्रवेश करता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? तो याद रखिएगा थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ठीक है, यानी थोड़ा ऊंचा उठ जाता है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि देखिए नदी का पानी स्थिर रहता है और समुद्र का पानी में लहर आता है। तो जैसे ही माफ करना, जहाज जो है वो नदी से समुद्र में जाएगा तो समुद्र में तो लहर आता है, तो लहर जैसे ही जहाज में पड़ेगा वो ऊंचा उठ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी है और पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं, चलिए बीकर नहीं, एक ग्लास है आपके पास, ठीक है, एक ग्लास है और ग्लास पर पानी है और पानी पर यहाँ पर एक बर्फ रखा हुआ है, और वो बर्फ जो है वो पानी पर तैर रहा है, और जैसे ही बर्फ पिघल जाएगा तो ये जो ग्लास में पानी है वो बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? तो भाई उतना ही रहेगा ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उतना ही रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, ठीक है, देखिए जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पानी जो होता है वो जमने पर फैलता है और जैसे ही फैलेगा वो टूट जाएगा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको अगर इसका घर में आपको प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक काम करना, आपके घर में जो फ्रीजर है ना, फ्रिज के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर बर्फ जमाते हैं, एक बोतल में, ठीक है, उसको पानी को भर के उसको रख देना। थोड़ा ठंडी के दिनों में ये करना, और जो टेम्परेचर है उसको पूरा हाई कर देना आप फ्रिज का, मतलब कि जो ठंडक, अति ठंडक वो लिखा हुआ रहता है ना, उसको पूरा आप हाई कर देना। देखना वो बोतल जो है ना, जैसे ही पानी बर्फ में जम जाएगा वो बोतल फट जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भाई पानी जो होता है जमने पर फैलता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, अपना स्थायित्व को बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो देखिए यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बल ये किसका गुणनफल है, यानी फोर्स जो होता है ये किसका गुणनफल होता है? तो देखिए द्रव्यमान यानी m, त्वरण यानी a, और द्रव्यमान गुणे त्वरण से क्या प्राप्त होता है? बल प्राप्त होता है, यानी फोर्स प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। चलिए अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का क्या होता है? तो शून्य यानी निर्वात यानी जहां पर वायुमंडल नहीं है। तो निर्वात में कोई वस्तु आप स्वतंत्र रूप से गिरा देते हैं तो उस गिरने वाले वस्तु का क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर होगा समान त्वरण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो याद रखिएगा कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, यदि किसी वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है?
तो देखिए सदिश राशि यहाँ पर वेग है, ऑप्शन नंबर ए। जिसमें देखिए जिसमें वह आता है वह सदिश राशि है और जिसमें वह नहीं आता है तो वह अदिश राशि है। वेग में वह आता है, ये साथियों सदिश राशि है। लंबाई में भी नहीं आता, समय में भी नहीं आता, द्रव्यमान में भी आता है लेकिन आधा वह आता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा वेग। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो देखिए बर्फ पर स्केटिंग करना यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिए आपको ये बर्फ पर स्केटिंग करना ये सब नहीं जानना है, आपको केवल इतना जानना है कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है बर्फ पर जैसे ही हम दबाव को बढ़ाते हैं तो बर्फ जो होता है, बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलिए देखते हैं। चलिए देखिए खींचा हुआ धनुष है ना, तो भाई खींचा हुआ धनुष है, अभी तीर कमान से निकली नहीं है, केवल उसको खींच के रखा है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, इसमें जो आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। बाकी देखिए गतिज ऊर्जा नहीं है बोला है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखिए चली हुई गोली यानी बंदूक से गोली निकल चुकी है, चलता हुआ हथौड़ा यानी हथौड़ा चल रहा है, बहता हुआ पानी यानी पानी बह रहा है, इन तीनों में गतिज ऊर्जा है। लेकिन खींचा हुआ धनुष इसमें तो स्थितिज ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो देखिए जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो चौगुनी हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है केंद्र प्रसारी बल या अभिकेंद्रीय बल, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह किस ओर झुकेगा? मान लेते कोई साइकिल सवार है और अचानक कहीं पर सीधे जा रहा है और यहाँ पर एक मोड़ है, आपको इसको इधर घूमना है, तो जैसे ही वो इधर घूमेगा वो किस ओर झुकेगा, कैसा झुकेगा? तो भाई अंदर की ओर झुकेगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेना आपके घर में जो सोफा है ना, सोफा जिस पर आप बैठते हो, गद्दा वाला सोफा, उस पर जैसे ही आप बैठोगे देखना आप घुस जाओगे थोड़ा अंदर की ओर और फैलने लगेगा। ठीक है, तो ये किसके कारण, ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा। अगला है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर? तो याद रखिए कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, तो राइट है ऑप्शन नंबर ए। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको करवा रहे हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों? तो देखिए लैंप की बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो किस घटना के कारण? तो कैपिलरी क्रिया के कारण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? देखते हो ना, शेविंग करने वाला जो ब्रश होता है उसको झाग से जब आप दाढ़ी पर लगा कर नीचे पानी पर डुबोते हो तो वो जो शेविंग ब्रश का जो बाल होता है वो आपस में चिपक जाता है। ये किसके कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सरफेस टेंशन। अगला है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो देखिए वॉशिंग मशीन जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिएगा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, कहाँ बताइए? लिफ्ट में किसी भी व्यक्ति का भार कम कब होता है? तो जब वह लिफ्ट त्वरण गति से नीचे जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और भार अधिक कब महसूस होता है? जब वो ऊपर जाता है लिफ्ट, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? चलिए देखते हैं। तो भाई ऊर्जा का भी इकाई न्यूटन मीटर होता है, कार्य का भी और गतिज ऊर्जा का भी, लेकिन बल का जो इकाई है वो न्यूटन मीटर नहीं होता है। देखिए बल का दो इकाई होता है, एक एसआई इकाई जो कि न्यूटन होता है और एक होता है सीजीएस इकाई।
जो कि डाइन होता है, डाइन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए वस्तु को गर्म करने से उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, याद रखिएगा, और वस्तु को ठंडा करने पर उसके अणुओं की चाल घट जाएगी। अगला है इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। तो कैलोरी बिल्कुल ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है, जूल ये भी ऊष्मा का मात्रक है। किलो कैलोरी ये भी ऊष्मा का मात्रक है। डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस ये ऊष्मा का नहीं, ये तो टेम्परेचर का मात्रक है, यानी ये तापमान का मात्रक है, तापमान का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से देखिए इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तब उसका ताप क्या होगा। तो भाई जब जल ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो उसका तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि साथियों गिरता हुआ पानी जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। तो देखिए चावल को जितनी ऊंचाई पर आप जो है पकाओगे उतना समय लगेगा। चलिए देखते हैं सबसे ऊंचा कहाँ है। सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट इनमें से। तो माउंट एवरेस्ट पर अगर चावल को पकाएंगे तो अधिक समय लगेगा, क्योंकि भाई ऊंचाई पर वायुमंडल या दाब तो कम होता है। ठीक है, और जहाँ दाब कम होगा वहाँ अधिक समय लगेगा। ताप और दाब दोनों ही कम होता है ऊंचाई पर, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प में संतुलन या संतुलन में रहता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहा जाता है। तो त्रिक बिंदु, ऑप्शन नंबर बी। किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है। तो याद रखिएगा किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसका तापमान जो होता है वो घट जाता है, घटेगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है। तो याद रखिए निम्नतापी इंजनों का प्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में यानी रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो धूल कण, ऑप्शन नंबर डी। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। तो याद रखिएगा आकाश का रंग जो होता है वो नीला प्रतीत होता है ना सभी को। साथियों याद रखिएगा प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि नीला रंग जो होता है वो अधिक प्रकीर्णित होता है और इसीलिए आकाश का रंग वो नीला दिखाई देता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। तो देखिए मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्णांतरिक परावर्तन, यानी प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये तो अपवर्तन के कारण होता है, अभी मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो देखिए प्रकाश का वेग जो है ये सर्वप्रथम किसने मापा था या ज्ञात किया था। तो रोमर ने, याद रखिए ओली रोमर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में। तो देखिए प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, निर्वात यानी वैक्यूम, जहां पर वायुमंडल ना हो। अगला है, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। तो माध्यम में तापमान के वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, तापमान के बढ़ने से या घटने से प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी किरीट, याद रखिएगा। अगला है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो देखिए प्रकाश तरंग जो है ये साथियों अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग किसे बोलते हैं। तो ध्वनि तरंग को, ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है। अगला है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा। तो अभी मैंने आपको बताया साथियों कि नौ संचालकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समुद्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का गलनांक या माफ करना क्वथनांक कैसा होता है। तो देखिए अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक होता है वो साथियों बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है इनमें से क्या करके। तो देखिए कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़कर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संपीड़ित गैस को छोड़ने से। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण की, राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला, हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण। तो देखिए हीरा जो होता है चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। चलिए देखते हैं। तो भाई लोहा भी चुंबक के द्वारा आकर्षित होगा, कोबाल्ट भी, निकेल भी, बिस्मथ नहीं होगा। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी।
चुंबकीय फलस्क का मात्रक क्या होता है? तो देखिए चुंबकीय फलस्क का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा वेबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चुंबकीय फलस्क का केवल एक ही मात्रक होता है और वो होता है आपका वेबर। बाकी टेस्ला आपको अभी बताएं, वेबर भी देखिए ऐसा मात्रक होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र का। और ये चुंबकीय फलस्क का याद रखिएगा, ये टेस्ला जो चुंबकीय क्षेत्र का, और गॉस जो है ये भी चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस इकाई है, सीजीएस मात्रक। ठीक है, और टेस्ला ऐसा यूनिट होता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो देखिए गैस इंजन की खोज की थी डैमलर ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो याद रखिएगा परमाणु बम का विकास किया था जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा वर्नन वान ब्रॉन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो सबसे पहले हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर ने बनाया था। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए लेजर का आविष्कार किया था टी.एच. मेमन ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए करेक्ट होगा एस चंद्रशेखर जी ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? चर्म रोग यानी स्किन की जो बीमारी होती है उसमें कौन सा रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा रेडियो फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर डी। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य का जो लाल रुधिर कण होता है, लाल रक्त कण, क्या होता है उसकी संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है, आकार नहीं संख्या बढ़ती है, याद रखना। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो सिंपल सी बात होगी, प्राथमिक रंग होगा। प्राथमिक रंग होता है आरजीबी यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी लाल, हरा और नीला। तो चलिए देखते हैं, लाल तो होगा ही, हरा होगा और नीला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लाल, नीला और हरा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज किसने की थी? तो देखिए रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज जो है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा सभी साथी हेनरी बेकेरेल ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? तो इनमें से सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसमें है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक गैस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो सिंपल सी बात होगी ना, जल नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, और बिना ऑक्सीजन का जल नहीं है। तो यहाँ पर जल, ऑप्शन नंबर सी, जल नहीं होने के कारण किसी प्रकार का जीवन नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? तो देखिए राइट आंसर होगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो याद रखिए फ्रीऑन का प्रयोग जो है प्रशीतन में किया जाता है। साथियों देखिए घरों में जो फ्रिज होता है उसमें कौन सा गैस होता है? तो फ्रीऑन ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। बिल्कुल, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल के अंदर जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलेंगे, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इसके अलावा बहुत जीके जीएस के, भूगोल के, इतिहास के, यार संपूर्ण निचोड़ ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस आपको चैनल के अंदर मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस। तो आप लोग जाइए और सारे क्लासेस को जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी लाइक कर दीजिए, क्लास को जरूर एक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा है। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।